मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? अच्छा, मजे में हैं। अच्छी बात है, मजे में है तो इससे पहले हम 3 वीडियो देख चुके हैं इस चैप्टर का। चैप्टर 3 जो परमाणु अणु और आयन, रसायन शास्त्र क्लास 9th के लिए। तो आप 3 वीडियो देख लोगे तो आप याद भी कर लेंगे, उम्मीद है। नहीं किए होंगे तो पहले प्लीज आप उन्हें याद कर लीजिए। बोले आपके लिए बोला, आप याद करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से सीखिएगा और ज्यादा बेटर होगा। तो आज हम लोग देखने वाले उसी चैप्टर का चौथा भाग, यानी उससे आगे देखने वाले जो टॉपिक छूटा हुआ है। कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेंगे। क्या है कि परमाणु अणु और आयन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे। परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, और उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले संयोजकता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संयोजकता के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक द्रव्यमान निकालना पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं अणुसूत्र, पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र जिसे बोलते हैं, और पढ़ने वाले सरल सूत्र या फिर मूलानुपाती सूत्र पढ़ने वाले। तो बेसिकली इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो है मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है मेरा संयोजकता यानी वैलेंसी। कुछ ज्यादा स्पीड है क्या? नहीं ना? चलिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इज वैलेंसी, देन यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन दिस वे। तत्वों के संयोग करने की क्षमता उनकी संयोजकता कहलाती है। ठीक। अब संयोग का मतलब क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि मिलना। जैसे आप एक हाथ किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ जब मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि संयोग करते हैं, यानी हाथ मिलाना को संयोग करना बोलते हैं। या फिर जब हम लोग जानते हैं कि जल में जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिले होते हैं, जिनके द्वारा क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो वही। तो यानी क्षमता का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जैसे कि मानव के पास कितने हाथ है? 2 हाथ है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हाथों से कार्य कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2 हाथ से 2 वस्तु को पकड़ सकता है, या फिर 2 व्यक्ति को पकड़ सकता, 2 व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ को पकड़ सकता है। तो वही उसकी क्षमता हो गई। अब बोल रहा है कि तत्वों के समय भाग लेने में परमाणु की संख्या उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है, यानी परमाणु की संख्या पर जो होती है उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है कि कितने संयोजकता जो है भाग ले रही है रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसके अनुसार कार्य होता है। अब जैसे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की संयोजकता है एक है, मतलब वैलेंसी एक है। अतः तत्वों के एक एक परमाणु संयोग करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। इसको एक देना है और इसको एक लेना है, तो दोनों मिल जाएगा ना। और जब दोनों मिल जाएगा तो बोलेगा हाँ भाई हम साथ साथ। क्या बोल रहा है कि हम साथ साथ, तुमको एक लेना है हमको एक देना है। हो गया बात मेरा समाप्त। अब बना लेते हैं हम लोग HCl। तो यहाँ पे किसका निर्माण कर देता है, HCl का निर्माण कर देता है, यानी एक दूसरे के साथ। देखिए, अब यहाँ पे इसके पास 4 हाथ रहता तो इसके पास एक हाथ रहता। ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन के पास अगर 4 हाथ रहता और इसके पास एक हाथ रहता क्लोरीन के पास, तो क्या संयोग हो पाता सही से? अच्छी तरह से संयोग नहीं हो पाता। फिर इसके पास 4 हाथ था, तो इधर भी तो 4 हाथ होना चाहिए ना। तो एक क्लोरीन के पास एक हाथ, तो 4 क्लोरीन के पास कितना हाथ हो जाता? 4 हाथ हो जाता। तो यहाँ पर 4 हाथ वाले हाइड्रोजन लेते तो 4 क्लोरीन लेना होता। समझ में आ गया होगा? और अच्छे से समझते हैं इसको हम। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं हम। ज्यादा नीचे नहीं गिरिएगा आप, बस थोड़ा नीचे आते हैं। ऐसा नहीं कि टेबल छोड़ के नीचे बैठ जाइएगा। टेबल पे या पे बेड पे या चेयर पर है, आप जैसे भी है मजे में तो है, इतना पता है हमें। बस सो के नहीं देखिएगा प्लीज, नहीं तो मस्ती हो जाएगा। देखिए, इसे पहचानते हैं? नहीं पहचानते इसे? इसे तो पहचानते ही होंगे, ये आपके मोहल्ला में रहता है। बकलेल। बकलेल बोलिए, छोटा बोलिए, जो बोलिए। ये है ऑक्टोपस। अगर आप नहीं जानते तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। कितने दिल होते हैं? इसके पास 3 दिल होते हैं। बहुत खतरनाक भी होते हैं और अच्छे होते हैं। कभी कभी बहुत बड़े साइज में होते हैं, कभी कभी हथेली पर भी आते हैं। छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ठीक है, ये रंग अपना जो होता है ना, त्वचा का रंग, ये बहुत जल्दी बदल देते हैं। कई मूवी में आप देखे होंगे। इनसे इनको जब हम देखते हैं तो मुझे ऑकवर्ड फीलिंग, मतलब कि बहुत खराब लगता है। खराब लगने का मतलब कि मुझे डर सा लगता है। हुआ क्या है कि एक बार कोई हॉलीवुड का मूवी था। तो उस मूवी में देख ले कि जो एलियन होता है, एलियन एलियन से मतलब दूसरे ग्रह का प्राणी। तो एलियन ऑक्टोपस का रूप का होता है, और वो मानव को एक एक करके मारते जाता था। तब से मुझे नफरत सी हो गई इससे। अदरवाइज बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, तो इनके पास कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। कितने हाथ हैं इनके पास? 8 हाथ। अब शुरू से समझिए क्या होता है कि मनुष्य की 2 भुजाएं होती है। अब ये भी कोई कहने वाली बात है कि 2 भुजा होती है? अच्छा, कह दिया ना। हाँ, तो मनुष्य के पास कितनी भुजाएं होती है? 2 भुजाएं होती है।
ठीक। तो एक साथ में वो कितने वस्तुओं को पकड़, 2 वस्तु, यानी एक बार में वो 2 हाथों से ही कार्य कर सकता है। अब इससे ज्यादा हाथ तो लगा नहीं सकता है। लेकिन वही बात करें हम ऑक्टोपस का, तो एक साथ वो 8 हाथों से कार्य कर सकता है। कितने हाथों से कार्य कर सकता है? 8। तो ऑक्टोपस की एक भुजा मनुष्य की एक भुजा को पकड़ सकती है, यानी ऑक्टोपस की एक भुजा जो मनुष्य की एक भुजा को पकड़ लेगा, दूसरी भुजा जो होगा, दूसरे ऑक्टोपस का दूसरी भुजा मनुष्य की दूसरी भुजा को पकड़ लिया है। तो फिर भी तो इसके पास कितना हाथ बच रहा है? ऑक्टोपस के पास 6 बच रहा है ना। तो इससे और कितने मानव चाहिए संयोग करने के लिए? कितने मानव चाहिए? अभी भी इसको चाहिए 3। तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 दूनी 8, यानी 4 मनुष्य के पास हो जाएगा 8 हाथ, और ऑक्टोपस अकेले है उसके पास 8। तो फिर सही से संयोग यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से परमाणु भी संयोग करते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया कि तो इसी को यानी संयोग करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। यानी कितने हाथ एक दूसरे से मिलाएगा, वही क्या कहलाती है? संयोजकता कहती है। यानी संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता, जो कि निर्भर करती है परमाणुओं की संख्या पर। अब देखिए, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, किंतु ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अतः एक ऑक्सीजन का परमाणु 2 हाइड्रोजन के परमाणु से संयोग कर क्या बनाता है? H2O बनाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए, जल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड कितना लंबा हो जाएगा? जैसे आपका नाम होगा घर में कोई, तो आपको कभी कभी सब लोग उसी नाम से बुलाते हैं, आप जो एक्चुअली नाम है वो भूल जाते होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी H2O जो कि जल है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ओके। अब ये समझने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितने संयुक्त है? 2। ठीक, और हाइड्रोजन कितने संयुक्त है? 1। तो 2 संयुक्त यानी इसके पास कितना हाथ हो गया? 2 हाथ हो गया ऑक्सीजन के पास। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना हाथ है? 1 ही हाथ है। तो 1 हाथ है, तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा? 2 लेना होगा ना। हाइड्रोजन कितना लेना होगा? 2। फिर ना संयोग कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन 2 लिया है, और ऑक्सीजन कितना लिया गया है? 1 लिया गया, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन के पास 2 हाथ है। एक ही ऑक्सीजन के पास कितना हाथ है? 2 हाथ। और हाइड्रोजन के पास 1 ही हाथ हो, तो 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर तो है ही, तो 2 2 संयोग कर लिया, तो बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या निर्माण होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। थोड़ा और आगे देखते हैं। बस आराम से आप देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। कितना बार हम बोल चुके हैं, हड़बड़ाइएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। बस पेशेंस रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर इमेज द्वारा हम समझा दिए हैं कि देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 हाथ, लेकिन ऑक्सीजन एक ही अणु जो होगा ऑक्सीजन का, यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु को एक साथ पकड़ सकता है। तब तो संयोग होगा ना। तब फिर किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड के, यानी जल का निर्माण होगा। गॉट इट? इफ यू गॉट इट, देन हिट द लाइक बटन। एक और देखिए, आप आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा अब कि संयोजकता हम लोग निकालते कैसे? कैसे समझे कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है? तो उसके लिए बोरबड़े ने एक थ्योरी दिया था कि हम लोग जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी इस कक्षाओं में घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बिंदु से दिख रहा है ना आपको। तो ये इस प्रकार से चारों ओर क्या करते रहते हैं? अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहते हैं, यानी अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं? ये चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ जैसे सूर्य का चक्कर क्या लगाते हैं? 8 ग्रह लगाते हैं ना, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो पहली कक्षा में जो हो सकती है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो 2 हो सकती है 2n² के अनुसार। दूसरी में हो सकती है 8, तीसरी में हो सकती है 18, और चौथी में हो सकती है 32 हो सकती है। बस अब समझिएगा, पहली में कितना? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 2n² के अनुसार। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम 1 हो सकता है, ज्यादा से 2। उसी प्रकार 8 है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकता है। 8 से 9 नहीं हो सकता, लेकिन 7 हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, या फिर 4 रहेगा। यानी मान लीजिए कि ये 2 पुरा लिया, दूसरा कक्षा में आया, तो दूसरा कक्षा में कितना चाहिए? 8 पुराना चाहिए। तो 1 2 4 रहेगा ना, तो इसको पुराना कितना है? 8 पुराना है। इसको कितना पुराना है? 8। तो आप बताइए, इसको 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 चाहिए ना? कितना चाहिए इसको? 7 चाहिए। तो इससे बढ़िया है कि दूसरे से 7 लेगा, तो दूसरे को 1 दे देगा, तो भी तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये बैलेंस हो गया। तो 1 2 3 4 तक रहेगा, तो दूसरे को दे देगा। 1 2 3 4 तक रहेगा, तो दूसरे को
दे देगा, लेकिन जो ही 5 6 7 होगा तो फिर दूसरे से लेगा, न कि देगा। अब आप ही बताइए कि 7 है, ठीक। आ, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो इस 7 दूसरे को देगा, उससे बढ़िया है कि एक अपने किसी से टाल लेगा। तो वही इसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। अब समझ में आ गया होगा। जैसे क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या, क्लोरीन का होता है Cl 17 35 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है। इसको सजाइए, पहला में कितना हो गया, 1 और 2, 2 कट गया, कितना बचा, 33। फिर दूसरा में हो सकता है 8, 1 2 3 4, दूसरा में हो गया 8 हो गया, तो 8 2 10 हो गया, ठीक। तीसरा में, तीसरा में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 18 हो सकता है। कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। तो 8 2 10 और 10, तो बचा कितना इधर, 10 गया 35 में, तो 25 ना बचा। तो 25 में से फिर से इसमें आ गया 18, तो कितना बचा, अब 7 बच रहा है। यानी पहला में हो गया 2, एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से, बैक बैक थोड़ा थोड़ा बस। देखिए पहला में हो गया 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, 35 को पुराना है, तो 8 2 10, 20 8 28 हो गया। बच कितना रहा है, 7 ही ना बच रहा है। कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो 7 जो बच रहा है, तो इसको पुराना कितना रहता है, बाहर कक्षा में 8 पुराना रहता है। बाहर कक्षा में कितना पुराना रहता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पुराना रहता है। तो ये 7 दूसरे को जो देगा, तो उससे बढ़िया है कि ये किसी से टाल लेगा, मतलब किसी से एक ले लेगा, तो यही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्लियर। अब समझ में आपको संयोजकता आ गया होगा, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, बस अभी हम शॉर्ट में बताए हैं ये कैसे होता है। देखिए, इसको आप नहीं नोट करिएगा तो भी चलेगा। समान संयोजकता होने के कारण अनेक तत्वों एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग कर द्विपरमाणुक बनाते हैं, नो नोट करेगा तो भी चलेगा। किसी तत्व की संयोजकता उनकी संयोग करने की क्षमता है, जो हाइड्रोजन या क्लोरीन परमाणुओं की संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है, जो उस तत्व के परमाणु की संख्या, यानी हमेशा क्या होता है कि हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन के तुलना में ही हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे बोला 1 2 3 और 4 संयोजकता वाले तत्व क्रमशः क्या कहलाते हैं, एक बंधक, द्विबंधक और त्रिबंधक कहलाते हैं। यानी जिसकी वैलेंसी 1 होगा हो जाएगा एक एक बंधक, जिसका 2 होगा द्विबंधक, तीसरे होगा 3 बंधक और 4 होगा, मैक्सिमम 4 हो सकता है। 4 से अधिक संयोजकता हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। संयोजकता कितनी हो सकती है, 1 2 3 या 4। जैसे हाइड्रोजन ये सब एकल है, हाइड्रोजन का संयोजकता एक सोडियम का, एक पोटेशियम का क्या होता है, के होता है। आपको याद होगा, बोले थे याद करें। कॉपर का इसीलिए हमने लिखे, कॉपर का होता है Cu होता है। सिल्वर का होता है Ag होता है। सिल्वर का क्या होता है, Ag, जो कि क्या है, लैटिन नेम है। आर्जेंटम का नाम है Ag, ठीक है। द्विसंयोजक मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, कैल्शियम का Ca, जिंक का Zn, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S। ये है द्विसंयोजक, यानी कि वैलेंसी कितनी होने वाली है, 2। कुछ याद कर लीजिएगा, सुविधा रहेगा। एल्यूमिनियम का है 3, सोना का भी 3, क्रोमियम का 3, आयरन का 3, कार्बन का है 4, सिलिकॉन का है 4, सल्फर का है 4, टीन का है 4, लेड का है 4। मतलब कि इसके साथ पास 4 हाथ होगा, इसके पास 3 हाथ, इसके पास 2 हाथ और इसके पास 1 हाथ होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि आयरन मतलब दो तरह से उपयोग होता है, ठीक। दो तरह से उपयुक्त होने का मतलब कि कभी कभी इसकी संयोजकता एक भी होती है और दो भी होती है। कॉपर का, कॉपर की संयोजकता क्या होती है, एक भी होती है और दो भी होती है। तो जो ज्यादा होता है ना, जिसकी वैलेंस देखिए, कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2, तो उसके साथ अस लगाते हैं। जिसके साथ बैलेंस ज्यादा होता है उसके साथ, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा, Cu को क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, और सी हो जाएगा क्यूप्रिक। उसी तरह FeCl हो जाएगा फेरस, और ये हो जाएगा फेरिक। अस इक, अस इक हो जाएगा, ज्यादा के लिए अस, कम के लिए इक। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे, सरल या मूलानुपाती सूत्र, सरल या फिर मूलानुपाती सूत्र। अब इसे किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सिंपल या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट हाउ कैन यू से दैट सिंपल और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफिनेशन। तो देखिए, किसी यौगिक यानी कंपाउंड वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आप लोग अनुपात चैप्टर में पढ़े होंगे
कि अनुपात मैक्सिमम छोटा से छोटा रूप, जैसे 2:8 है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1:4, यानी क्या हो गया कि न्यूनतम हो गया, यानी सरलतम हो गया। जिस प्रकार रहेगा 2 और 5, तो ये क्या कटने वाला है यहाँ पर नहीं ना, तो यही इसका हो गया मूल, तो इसी को बोलते हैं सरल सूत्र या मूल अनुपात सूत्र होता है। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। नीचे देखिए उदाहरण आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है बेंजीन। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6 और H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H, इसका आप सरल सूत्र जो होगा CH होगा। कैसे CH होगा, तो देखिए कार्बन का भी 6 और इसका भी 6, तो 6 कितना लंबा अनुपात चल जाता है, छोटा गुस्सा दिला देता है। 6:6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक, तो 1:1 यहाँ पे लिखिए या फिर ना लिखिए, बतवा इधर सेम होने वाला है, तो इसका हो जाएगा CH। हाइड्रोजन का H2, इसका भी 2-2 हो गया। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग आंसर नहीं देते, जो कि बहुत गलत बात है और मुझे बहुत खराब लगता है। क्या कहें, अब आप लोग इतना भी हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा से समझाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी नहीं दे सकते हैं, आंसर तक आप लोग नहीं बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं करते हैं मेहनत, तो हम तो अपना मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरे के अनुसार हम तो नहीं चल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बता सकते हैं तो उसके लिए हम पढ़ाना छोड़ दें, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जी। देखिए C2H4 और O क्या है यहाँ पर 2 है। अब इसका हम पूछे आपको कि सरल सूत्र क्या होगा, तो जल्दी बोलिए। इसका अनुपात काट देंगे, 2 इकाई 2, ठीक, 2 दूनी 4, फिर 2 इकाई 2, तो क्या हो जाएगा इसका सरल सूत्र हो जाएगा CH2 और O हो जाएगा, यानी इसका सरल सूत्र होगा CH2O हो जाएगा। उसी प्रकार और भी सारा बन जाएगा। अगर आप इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दे सकते हैं किसका, सिंपल सा NH3 का, किसका आप दे सकते हैं NH3 का, NH3 का कि NH3 का क्या होगा, क्या क्या होगा, तो सरल सूत्र क्या होगा NH3 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसका आंसर आप दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात है, धीरे धीरे हम नया बोर्ड लेंगे फिर तो लाइव आ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र, जिसे मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, किसी रासायनिक पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या सांकेतिक निरूपण क्या कहलाता है, अणुसूत्र। यहाँ पर इस अणुसूत्र को थोड़ा सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया, ऐसा अणुसूत्र होगा यहाँ पर। तो किसी रासायनिक पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सांकेतिक, मतलब संकेत जो निरूपित करते हैं वही क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे जल का अणुसूत्र क्या होता है H2, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 होता है। तो ये जैसे होता है वैसे के तैसे, जितना परमाणु भाग लेता है वो परमाणु को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। परमाणु बोलिए या फिर संयुक्त बोलिए, बतवाइए दस से। अब सरल सूत्र और अणुसूत्र के बीच जो संबंध होता है ना, वो होता है N सरल सूत्र, जहां पर N बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 4 हो सकता है। जबकि किसी यौगिक या सरल सूत्र का अणुसूत्र समान होता है तो N बराबर क्या हो जाता है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए सबको, वीडियो को रोक के। नोट कर लिए, आगे देखिए, इसको भी नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्या कहता है कि मूलक, जिसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं, परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया में एक समूह की भांति कार्य करता है, मूलक कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि समूह पर कोई मतलब कि एक ग्रुप के जैसा वर्क करता है, यानी प्लस वाला एक साथ होगा और माइनस वाला एक साथ होगा। तो जब ये होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूलक, मूलक या फिर रेडिकल्स। अब मूलक जो होगा दो प्रकार का, या तो वो धन होगा यानी प्लस चार्ज होगा, या फिर ऋण होगा या फिर माइनस में होगा। तो जो धन होता है वो होता है भास्मिक और जो ऋण होता है वो होता है अम्लीय। तो धन मूलक को रासायनिक अभिक्रिया में पहले तथा ऋण मूलक को बाद में लिखते हैं। जैसे Mg यानी मैग्नीशियम, इस पे कितना धन मूलक है 2, तो पहले लिखे हैं। SO4 पे कितना धन ऋण मूलक है तो 2, तो ये संयोग करेगा MgSO4, 2 2 है इसका, तो क्या हो गया बराबर हो गया। संयोजकता को हम लोग क्या लगते हैं नीचे, यानी नीचे जैसे फोर है ना यहाँ पे, तो फोर संयोजकता या फिर परमाणु बोलिए, दोनों संयोजकता बोलिए या फिर परमाणु बोलिए, बात एक ही होना, तो कंफ्यूज नहीं हो जाए कि एक बार सर संयोजकता बोल देते हैं एक बार परमाणु बोल देते, तो उसी को परमाणु
या फिर संयोजकता बोलते हैं, यानी उतना अभिक्रिया में भाग ले रहा है। आगे अनुसूत्र लिखने की विधि। तो यौगिक के अवयव तत्वों में अधिक धात्विक प्रकृति वाले तत्वों को पहले और फिर दूसरे तत्व को एक सीधी रेखा में लिखते हैं। तत्वों के ठीक नीचे उनकी संयोजकता लिख देते हैं। संयोजकता को क्रॉस करके यौगिक का अनुसूत्र लिखते हैं। उदाहरण, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, ये है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम का होता है Na, ऑक्साइड का होता है O। तो पहले इसका वैलेंसी इसके नीचे लिख लीजिए और इसका वैलेंसी इसके नीचे लिख लीजिए। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब दोनों को उल्टा कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम के साथ कर दीजिए और सोडियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कर दीजिए। तो Na पहले लिख दीजिए, Na लिख दिए। इसका कितना वैलेंसी है? 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना वैलेंसी? 1, तो यहाँ पर 1। अब एक लिखिए या ना लिखिए, बतवा तो सेम होने वाला है, तो Na2 हो जाएगा। उसी प्रकार एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। तो पहले Al लिख लीजिए, इसका वैलेंसी कितना है? 1, तो 1 लीजिए। क्लोरीन लिख लीजिए, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 3, तो 3 लिख दीजिए। तो Al Cl3 लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग अनुसूत्र को लिखते हैं। अब जैसे अपने मन से नहीं लिख देते, हम भी लिखते हैं तो फिर इसी अनुसार लिखते हैं, या फिर हमें पता होता है तो हम लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम लोग लिख देते हैं। आगे है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों में सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे, जैसे हम क्या है, इसको अगर लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोरीन की अभिक्रिया जब हम लोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो प्रतिफल के रूप में हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है, यही ना। लेकिन अब संक्षिप्त में लिखना तो सीधे लिख दीजिए H2, यानी हो गया हाइड्रोजन। Cl2 मतलब क्लोरीन। सूर्य के प्रकाश लिख दिए, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। निर्माण जो हो रहा है 2HCl का हो रहा है। इस साइड वाले को बोलते हैं प्रतिफल, तीर के दाईं ओर प्रतिफल, तीर के बाईं ओर अभिकारक, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक और जो उत्पाद बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक बा, ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। ये है कि परमाणु की संख्या तो पता चल जाता है। अब बात आई इसकी वजन यानी तौलने की या फिर द्रव्यमान का। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं और वजन में अत्यंत हल्के होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होगा कि अति न्यून होगा। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? अति न्यून होगा। तो परमाणु का द्रव्यमान अति न्यून होता है, तो क्या इसे तराजू पर तौला जा सकता है? तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, परमाणु को तराजू पर तौल सकते। तो इसको तराजू पर तौलना संभव नहीं था। तो हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिक ने किसी किसी के तुलना में निकाला, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में निकाला, तो वो सब उतना सही नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे समय के साथ वो सब बदलता गया। बाद में जो हुआ कार्बन, कार्बन के सापेक्ष, यानी सापेक्ष का मतलब होता है कि उसके तुलना में, सापेक्ष का मतलब हो गया उसके तुलना में। तो 1961 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मानक को इकाई माना जाता है। यानी जो होता है, देखिए अब भारत का है तो भारत बोल देगा कि हाँ केजी में, ठीक। अब दूसरे देश का बोल देगा पाउंड में, अब तीसरे देश का बोल देगा ग्राम में। तो सबका अलग अलग हो जाएगा ना। तो उसके लिए इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया का एक यूनिट होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के अनुसार कार्य करता है। तो 1961 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मानक को इकाई माना जाता है, ठीक। यह कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित होता है। क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित होता है, जो कि हम लोग किसके सापेक्ष करते हैं? कार्बन के, जो कि ठीक 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई के तुल्य होता है। अर्थात कार्बन के 12, यानी देखिए कार्बन यहाँ पे लिखे ना, कार्बन के 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, यानी एक परमाणु जो होगा ना कार्बन को, उसका 12 भाग को काट दीजिए, मानी 12 भागों में काट दीजिए। तो 12वें भाग को परमाणु का द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एक, ठीक, एक मान लीजिए। अब एक को आप क्या करेंगे, इसको 12 भाग में काटेंगे ना, तो जो 12वां भाग प्राप्त होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान इकाई। अब जो होता है, सभी तत्वों की परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही व्यक्त किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर एएमयू। यानी हम लोग द्रव्यमान जो व्यक्त करते हैं किसमें करते हैं? तो एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। इसे एक डाल्टन भी कहते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? एक डाल्टन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक लीजिए, नहीं कहते तो भी आप नोट कर ही लीजिए।
आगे देखिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या फिर रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या था, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करिएगा तो वही सापेक्ष। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना है। यानी किसी का तुलना हमको करना है तो किसके साथ करेंगे, तो हमेशा कार्बन के। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा 1/12 गुने कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, यानी 1/12 जो होता है ये 1 AMU के बराबर होता है। अब 1 AMU जो होता है वो होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम में होगा 24 और केजी में होगा 27। 1.66 इसको याद रखिएगा, बॉक्स में का जो है ये दोनों याद रखिएगा कि 1 AMU बराबर इतना होता है, यानी जो 1 AMU बराबर होता है इतना के मान होता है। अब सोचिए -20 ग्राम कितना छोटा होगा, जो कि तराजू पे तौलना बिल्कुल संभव नहीं है। तो 1 AMU को ही 1 डाल्टन भी कहा जाता है। वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा। अब कर लिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब वही बात हो गया ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो वही हो जाएगा ग्राम, यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है कि जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में, अच्छा पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और ग्राम परमाणु की संख्या जो होती है तत्व में, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। उदाहरण 46 ग्राम सोडियम में तो ग्राम परमाणु की संख्या निकाले तो ग्राम परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, तत्व में तत्व का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया हुआ 46, तो 46 लिख दीजिए। 46 लिख दिए। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान पहले होता है क्या है, सोडियम Na1123 जी लगा दी तो ग्राम हो गया। तो 46/23 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए Na23 होता है सोडियम Na11, इसीलिए बोलते आपको ये याद कर लेना चाहिए ताकि आपको सुविधा होता। ये भी नोट कर लीजिएगा। अब आज मतलब इस चैप्टर का मेरा लास्ट टॉपिक है जो कि है मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम लोग बोलते हैं आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आणविक। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस चैप्टर में, आपको आना ही चाहिए चाहे जैसे आए। टॉपिक है, अब लास्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। जैसे आपको बोल देगा चाहे आणविक द्रव्यमान आपको निकालना सीखना होगा, या आप हम वीडियो बनाएंगे तो भी सिखाएंगे। और हाँ, चैप्टर खत्म हो गया तो ऐसा सोचेगा कि हम छोड़ देंगे, फिर से इसका रिवाइज हम लोग करेंगे, और जो कि हम लोग करेंगे तो लाइव करेंगे। बोर्ड हम लोग जल्दी ही डिजिटल बोर्ड पे, नहीं तो ब्लैक बोर्ड पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो बोला कि जल का पहले आपको अनुसूत्र पता होना चाहिए। तो जल का अनुसूत्र होता क्या है, तो H2 होता है। इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, तो 1 ऑक्सीजन है। तो क्या होता है, जितना हाइड्रोजन का परमाणु भाग ले रहा है उससे हम लोग गुना कर देंगे हाइड्रोजन के द्रव्यमान से, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से प्लस, अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है इसमें तत्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु है, एक परमाणु को गुना कर देंगे उसके द्रव्यमान से और तब जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले हाइड्रोजन को, पहले तो ये पता हो गया कि कितना तत्व है इसमें, 2 तत्व, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। आपको याद नहीं है, नीचे देख लीजिए एक बार। आपको बोले थे कि हम पेज नंबर 52 या फिर आपके पेज नंबर 53 में होगा, तो आप नोट याद कर लीजिए। देखिए यहाँ इसको आपको हम दिखा देते हैं। देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, हम कॉपी यहाँ पे किए हैं। हाइड्रोजन H11 देखिए हो गया, परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया। हीलियम का कितना है, 24, लिथियम Li37, बेरिलियम B49, ब्रोन B510, कार्बन C612, नाइट्रोजन N। तो देखिए, तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो गुना कर दीजिए, 2 इकाई 2 और 16 इकाई 16, कितना हो गया, 16 2 18। यानी जो जल में द्रव्यमान होने वाला है आणविक द्रव्यमान, उसे कितना होने वाला है, 18 AMU। 1 AMU का मान कितना होता है आपको पता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। गुना कर दीजिए, उतना में आ जाएगा। इसी प्रकार H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, इसमें कितना तत्व है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ऑक्सीजन। 3 है ना, तो तीनों का द्रव्यमान और जितना परमाणु उससे गुना करके हम लोग जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का हो गया 1, सल्फर का हो गया 32,
द्रव्यमान संख्या, और नीचे में चला गया है, छिटपुट हो गया, छोटा आगे पीछे हो जाता है। तो देखिए, जस्ट a minute, it's coming, yeah, here comes। देखिए, ऑक्सीजन का होगा 16, तो H2SO4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। देखिए, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू सल्फर का, यानी एक परमाणु है तो एक परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, 2 एक है 2, 16 32 एक है 32, 16 चौका 64, जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 98 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। बीच-बीच में करके आप नहीं देखिएगा। जिसको जो था क्लास 9th में होंगे या फिर नॉलेज के लिए जो पढ़ा जाता है उसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।